उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? यानी भूमि सुधार क्या है? उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों से आप क्या समझते हैं? भूमि सुधार क्या है? इसके उद्देश्य और प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यानी कोई भी काम होता है तो आपके क्या मतलब है, क्या आप समझते हैं इससे, क्या उद्देश्य है, क्या प्रभाव है? तो आप देख लेते हैं क्या होता है भूमि सुधार। तो हम जानते हैं, देखो भूमि सुधार इसको समझ लेते हैं। जब अंग्रेज थे, उससे पहले मुगल थे, यानी मुसलमानों का शासन चल रहा था। तो जो भी अधिकारी होता था उनके समय में या अंग्रेजों के समय में, जो उनको ज्यादा लगान दे पाता था, जो उनको ज्यादा उनकी तीमारदारी कर पाता था, उनको उनको तोहफे दे पाता था, उनके अंग्रेजों का पिछलग्गू हुआ करता था, अंग्रेजों का जो सहायक होता था, सपोर्ट होता था, ठीक है, तो अंग्रेज उसी को, जो उसका समर्थन करेगा तो उसी को तो उसी को दे दिया करते थे, जमींदार बना दिया करते थे। ठीक है, बड़े बड़ी जमीन दे दिया करते थे, और किसान जो उसमें खेती कर रहे होते थे, आप पढ़ चुके हैं, 3 तरह की लगान व्यवस्था थी। कौन सी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, अलग अलग मांगों के अनुसार इनको चलाया गया था। अब इसमें क्या होता था, जो खेती करने वाला वर्ग है, जो किसान है, जो जमीन पे खेती कर रहा है, उसका जमीन पे मालिकाना हक है ही नहीं। जो जमींदार बैठा हुआ है ऊपर, वो क्या करता है, जितनी भी जमीन होती है उससे उत्पादन होता है, उसका वही बड़ा भाग ले जाता है, सरकार को दे देता है अपने पास। यानी सरकार का एक हिसाब से एजेंट है। तो ये ऐसे लोगों, जो ये लोग थे, ये सरकार की सहायता करते थे, सरकार के साथ सरकार के मिले हुए थे, सरकार को राजस्व दिया करते थे, आम जनता का शोषण किया, तो इनको सरकार फायदा पहुंचाती थी। लेकिन जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, अब इसमें शोषण भी हो रहा है, क्योंकि जो जमींदार है वो किसानों का शोषण करेगा, वो जितना चाहेगा, मन पाए उतना इनका शोषण करेगा। तो उसी से निपटने के लिए ये पूरी अन्यायपूर्ण जो व्यवस्था थी, इसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि हजार हजार बीघा जमीन है, खेती करते ही नहीं, खेती करने वाले बेचारे दूसरे लोग हैं जो अपना पसीना बहा रहे हैं, उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, वो उनको उनकी मेहनत का बड़ा भाग तो वही ले जाते हैं, किसान सबसे ज्यादा परेशान। तो जब हम आजाद हुए तो देश की व्यवस्था में सुधार करने की कई कोशिश की गई। तो बहुत सारे ऐसे ही जो मेन मेन चीजें थी, उनको सबसे पहले सुधार करने की कोशिश की गई। तो यही सबसे बड़ा सुधार था कि भूमि सुधार करना है हमको। सबसे पहले जो भूमि का मालिकाना हक है, वो ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसके जिसको जरूरत हो, जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति है, जो किसान है, जो खेती करने वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो क्या कहते हैं, जिसके पास पैसा है, ताकत है, वो बैठा है, कोई बिजनेस कर रहा है और वो किसानों को लगाए हुए है, उनका शोषण कर रहा है, उनसे कह रहा है कि हमारे घर में क्या कहते हैं, तुम पोछा नहीं लगाए थे, हमारा सामान वहां पे नहीं पहुंचाए थे, यानी बेगार करवाते हैं। ये उनका शोषण करते हैं, उनका बेगार करवाते हैं। ठीक है, तो उनकी आर्थिक दशा भी आगे नहीं बढ़ पाती है। उनके पास एक भी खेती, कुछ लोगों के पास नहीं, कुछ लोग तो ऐसे ही है, 80-90% तो लोग उस समय, आजादी के समय, ऐसे थे जिनके पास एक जमीन ही नहीं थी, मतलब बहुत कम जमीन थी। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए किया गया था। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है। तो शुरू करते हैं। तो भूमि सुधार का मतलब होता है किसानों और जमीन से जुड़े लोगों की भलाई के लिए जमीन से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव करना। यानी भूमि सुधार में सरकार क्या करती है, ऐसे कानून बनाती है और ऐसे कदम उठाती है जिससे जमीन का सही बंटवारा हो सके, न्यायपूर्ण वितरण हो सके, सही लोगों के पास जमीन जाए और खेती करने वालों को उनका हक मिल सके। अर्थात भूमि सुधार का मतलब है कि जमीन उन्हीं को मिले जो उस पर मेहनत करके उस पर खेती करते हैं, ना कि सिर्फ उन लोगों को मिले उनका जो पैसे और ताकत के दम पर बैठे अमीर लोग हैं, जो दूर दराज में बैठे हुए हैं, आके अपना एजेंट भेज देते हैं कि जाओ लेके आओ। इसके पीछे उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य यही थी, हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही था कि जो जमींदारों का वर्चस्व था ये खत्म करना था। ठीक है, जो ताकि जमीन पर जो अमीर जमींदार है उनका दबदबा ना रहे, उसको खत्म किया जा सके। गरीब किसानों को उनका हक दिलाना, खेती करने वाले जो किसान हैं उनको जमीन का मालिकाना हक देना, एक बड़ा इसका उद्देश्य था। भूमिहीन किसानों को जमीन देना, यानी ऐसे किसान बहुत सारे थे जो केवल मजदूर के रूप में लगे रहते थे खेती में, उनका इतना ज्यादा शोषण होता था, उनके पास तो अपने भूख मिटाने के लिए भी चीजें नहीं होती थी, और वही सबसे बड़ा मेहनत करते थे, वही असली मालिक तो वही थे। गांधी जी ने भी कहा था कि भूमि उसी की है जो उसे जोतता है। तो भूमिहीन किसानों को जमीन देना, अर्थात जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है उन्हें खेती करने के लिए जमीन देना। समानता लाना, ये भी इसका एक उद्देश्य था। जैसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, किसी के पास जमीन बहुत ज्यादा, 1000 बीघा, 100 बीघा, 150 बीघा, किसी के पास एक भी जमीन नहीं है। अब इसी की वजह से इनका शोषण होगा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी जमीन नहीं होगी, उत्पादन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मान लो जानवर भी, भूमिहीन लोग जानवर भी पाल लेंगे तो उनके जानवर चरेंगे कहाँ? उन्हीं के खेतों में जाएंगे, तो उनका शोषण होगा, उनको मारेंगे, उनके साथ अत्याचार होगा। तो इसी तरह से समानता लाना, आर्थिक विषमता को मिटाना, जमीन का
न्यायपूर्ण बंटवारा करके अमीर गरीब के बीच के अंतर को कम करना, गांव में गरीबी को कम करना, किसान की आय बढ़ेगी तथा उसका जीवन इससे सुधरेगा। भाई कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, जब किसान को उसका मालिकाना हक जमीन का दे दिया जाएगा तो उनको स्वयं मालिक हैं, अब कल को उनको कोई हटा नहीं पाएगा, तो ज्यादा मेहनत करेंगे, पूरी खाद डालेंगे, मेहनत से अच्छी तरीके से काम करेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा। इससे सामाजिक न्याय आएगा, शोषण और अन्याय को खत्म किया जा सकेगा। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े और इसकी कुछ सीमाएं। सकारात्मक प्रभाव ये रहे कि इस जो ये जमींदारी सुधार आजादी के बाद हमने भूमि सुधार किया, उसकी वजह से जमींदारी प्रथा खत्म हुई और किसानों को जमींदारों का दबाव कम हुआ, किसानों पर जमींदारों का दबाव कम हुआ। तो ये व्यवहारिक रूप से तो जमींदारी प्रथा खत्म नहीं हुई थी, केवल दो ही राज्य ऐसे थे, केरल और पश्चिम बंगाल, वहीं पे हुआ था। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें देखो तो अभी भी प्रत्यक्ष रूप से जारी है। किसानों में के अंदर आत्मविश्वास आया क्योंकि वो जमीन के मालिक बन गए और वो ज्यादा मेहनत करने लगे। जब ज्यादा मेहनत करने लगे, ज्यादा निवेश बढ़ाने लगे तो उत्पादन बढ़ा, उत्पादकता बढ़ी, समानता आई समाज में। समाज में अमीर गरीब किसानों के बीच के फर्क कुछ हद तक घटा, ग्रामीण समाज में बदलाव आया, किसानों की सामाजिक स्थिति मजबूत हुई। तो इसके अतिरिक्त कुछ सीमाएं भी थे, जहां जहां ये कानून फेल हुआ, ये चीजें नहीं हो पाई। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि किताब में हमारे क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो भूमि सुधार का अर्थ है कि भूमि के स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ की गई शोषणकारी असंतुलन मूलक व्यवस्थाओं का पूर्ण उन्मूलन शामिल है। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था तीन तरह की थी। एक जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक है, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहते थे। एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, एक महालवाड़ी व्यवस्था थी। तीन तरह की जमींदारी व्यवस्थाएं थी। भूमि सुधार को प्रभावी करने हेतु संस्थागत सुधार एवं तकनीकी सुधार दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी दोनों तरह की भूमिका होती है, एक तकनीकी सुधार होता है, एक संस्थागत सुधार होता है। संस्थागत सुधार के अंतर्गत क्या करती है सरकार, संस्थागत सुधार होता है, एक तकनीकी सुधार हो। तो तकनीकी सुधार के अंतर्गत आसानी से किया जा सकता है, जैसे सिंचाई की बेहतर सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा दे, तालाब बनवा दे, नहर बनवा दे, जैसे अलग अलग प्रकार के सिंचाई के साधन, कुएं खुदवा दे, ट्यूबवेल लगवा दे, ठीक है। अच्छी भंडारण की सुविधा, जब फसल कट के आए तो वो खराब ना हो, नष्ट ना हो, अच्छी शीतग्रह हो, कोल्ड स्टोरेज हो, यानी अच्छी भंडारण सुविधा हो, अच्छी परिवहन की व्यवस्था हो। उन्नत किस्म के सरकार बीज उपलब्ध कराए, उर्वरक, हरित क्रांति के तहत यही तो हुआ था, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए, कीटनाशक उपकरण और तकनीकी उपयोग उसका बढ़ावा दिया जाए। समावेशी कृषि को सरकार बढ़ावा दे, कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे, वितरण व्यवस्था पर जोर दे। ये सब तकनीकी कारण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मेन है भूमि सुधार के अंतर्गत संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधार के अंतर्गत क्या आता है कि मध्यस्थों का अंत किया जाए, ठीक है। जो बिचौलिया है, एक तरफ सरकार होती है, एक तरफ होते हैं किसान, लेकिन इनके बीच में जो बिचौलिया है, जो ब्रोकर है, जो दलाल है, उनका अंत किया जाए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए। ये संस्थागत सुधार के अंतर्गत आते हैं कि मध्यस्थों का अंत किया जाए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए, ये संस्थागत सुधार है। फिर जो काश्तकार हैं उनको भूमि का हस्तांतरण किया जाए। काश्तकार मतलब हो जाए जो बटाईदार होते हैं, जो स्वयं जो जमीन पे खेती करने वाले लोग होते हैं, उनको काश्तकार कहते हैं। चकबंदी, हदबंदी जैसे उपायों का क्रियान्वयन किया जाना। चकबंदी का मतलब ये होता है कि जैसे बिखरे हुए खेत हैं उनको एक जगह पे ले आना। हदबंदी का मतलब होता है कि एक लिमिट लगा देना कि इतनी से ज्यादा कोई जमीन नहीं रख सकता है, ठीक है। तो ये होता है, इन उपायों को अपनाना, ये सब संस्थागत सुधार के अंतर्गत आते हैं। भूमि के विखंडन पर रोक लगाना, जैसे कोई ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से भूमि बढ़ती रहती है, उस पर रोक लगाना। सहकारी कृषि को बढ़ावा देना, मान लो छोटी छोटी खेत हैं, अब उनमें मशीन भी यूज नहीं कर सकते हो, ना सिंचाई सही तरीके से कर सकते हो, तो सहकारी सब लोग मिल के खेती करना, तो उसको बढ़ावा देना। अब समझे कि भूमि सुधार के उद्देश्य क्या थे। जो भूमि सुधार हमने लागू किया तो उसके उद्देश्य क्या थे, तो उसके उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य ये था प्राकृतिक संसाधनों का समावेशी न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। प्राकृतिक संसाधन, हमारी भूमि भी तो एक प्राकृतिक संसाधन है, तो इनका समावेशी यानी सबको शामिल करते हुए कि न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। भूमि का प्रभावी और कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना कि प्रभावी उपयोग हो सके। अब किसान है, उसको कब न हटा दिया जाए तो वो ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, निवेश भी नहीं करता। तो भूमि का अगर प्रभावी उपयोग करना है, कुशलतम उपयोग करना है, अधिकतम उत्पादन करना है, तो क्या करना होगा, उनको मालिकाना हक देना ही पड़ेगा। तो भूमि का प्रभावी और कुशलतम
अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, ये भूमि सुधार के उद्देश्य थे। रोजगार के अवसरों का सृजन करना, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, सामाजिक न्याय पर जोर देना, ये था। आर्थिक क्रियाओं में कृषि की भागीदारी को बढ़ावा देना, भूमि व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रकार के शोषण व अन्याय को समाप्त करना, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। अब इसके प्रभाव क्या रहे? भूमि सुधार कहाँ तक पहुंचा, कितना समझ लो। प्रशासनिक मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार, बड़े भूस्वामियों व जमींदारों के प्रभावशाली होने के कारण भूमि सुधारों का सफल क्रियान्वयन नहीं हो सका। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि केवल दो ही ऐसे राज्य थे जहां पे सफल क्रियान्वयन लगभग लगभग हो पाया था। एक पश्चिम बंगाल था और दूसरा था केरल, जहां साम्यवादी कम्युनिस्टवादी सरकार थी। कम्युनिस्टों को चाहे जितना गाली दे दो, लेकिन बहुत सारी है जो उनके अंदर अच्छाई होती है। आज चीन में भी कम्युनिस्टवादी शासन है और देख लो कहाँ जा रहा है। तो कुछ वर्गों, तो प्रशासनिक मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार, बड़े भूस्वामियों व जमींदारों के प्रभावशाली होने के कारण भूमि सुधारों का सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ वर्गों को प्रभावी लाभ अवश्य हुआ, यानी कुछ वर्गों को तो लाभ हुआ जिनको बैल पूंजीपति कहा गया। कई राजनीतिक दलों की स्थापना का श्रेय, यानी इसका प्रभाव क्या हुआ कि ये काफी हद तक सफल हुए, फेल हुए। ठीक है, राजनीतिक दलों की स्थापना का श्रेय भूमि सुधारों को दिया जाता है। तो नक्सलवादी और भूमि हथियाओं आंदोलन के बीच भूमि सुधार के गर्भ में दिखाई देते हैं। जैसे किसी जगह में भूमि सुधार आंदोलन जहां जहां सफल नहीं हुआ, वहां वहां ये समस्या आई, वहां पे नक्सलवादी आंदोलन आया, भूमि हथियाओं आंदोलन आया, जिसके तहत किसानों द्वारा, गरीब वर्ग द्वारा, जो जमींदार वर्ग था, सामंतवादी वर्ग था, उसके खिलाफ आंदोलन किया गया। तो नक्सलवादी आंदोलन अपने अधिकारों के लिए किया गया था, ये कोई गलत आंदोलन नहीं हुआ था। वर्ष 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि देहात में असंतोष की वजह क्या है, वहां के लोगों की आशाओं को पूरा करने में भूमि सुधारों की विफलता रही, यानी भूमि सुधार सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाए, इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, देहात है, वो असंतोष है। और गुलनार मिडल ने क्या कहा था कि भूमि सुधार कानून जिस ढंग से कार्यान्वित किया गया है, उससे सामान्यतः कानून की भावनाओं तथा अभिप्राय को हताश होना पड़ा, यानी सही तरीके से क्रियान्वयन ही नहीं किया गया है, बस ऊपर ऊपर दिखाया गया है। क्योंकि होता यह था, जो भी राजनेता थे उन्हीं के पास जमीनें होती थी। वो जैसे उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पंडित गोविंद वल्लभ पंत ऐसे कुछ आए थे। अब वो क्या कहते हैं, खुद सामंतवादी है, उनके पास खुद बहुत ज्यादा जमीन है। अब इन्हीं के बच्चे जाएंगे IAS PCS बनेंगे तो ये लोग मिल जाएंगे और उनको बचा लेंगे। तो यही हुआ था। अंततः कृषिगत सुधारों और कृषि के विकास के लिए आज भी व्यापक भूमि सुधार नीति की आवश्यकता है।